हाँ, इस वीडियो में हम पल्मोनरी इम्बोलिज्म इमरजेंसी केयर की चर्चा करना चाहेंगे। तो पल्मोनरी इम्बोलिज्म क्या है? पल्मो का मतलब होता है लंग और उसी से एडजेक्टिव बना पल्मोनरी। इम्बोलिज्म का मतलब होता है रक्त में थक्का का बन जाना। तो जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। कहा गया है कि पल्मोनरी आर्टरी में इम्बोलस बनने से हृदय से लंग्स में ब्लड की सप्लाई बाधित हो जाती है, जिसे हम पल्मोनरी इम्बोलिज्म कहते हैं। जैसा कि मेडिकल के लोग जानते हैं कि राइट वेंट्रिकल राइट एट्रिया में एकत्रित हुआ अशुद्ध रक्त ये ट्राइकस्पिड ओरिफिस के द्वारा जब राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है तो वहां से फिर पल्मोनरी ट्रंक पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग में भेज दिया जाता है ताकि वहां पर जाकर के इसका शुद्धिकरण किया जा सके। तो यही ब्लड जो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक वाया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग में सप्लाई होता है, उसमें अगर कोई थक्का बन जाए, कोई रुकावट हो जाए, कोई बाधा उत्पन्न हो जाए तो निश्चित रूप से इस ब्लड के सप्लाई में दिक्कतें होती हैं, रुकावट हो जाती है। यानी हृदय से चला हुआ शुद्ध रक्त जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी ट्रंक के द्वारा दोनों फेफड़ों में पहुंचता है, जहां उसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो ये रास्ता जब ब्लॉक हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, इसमें कोई बाधा उत्पन्न हो जाएगी, तो ये निश्चित रूप से ये ब्लड के जो फ्लो की रफ्तार है वो कम हो जाएगी और उसका अमाउंट भी कम हो जाएगा। तो जब प्रचुर मात्रा में ब्लड नहीं पहुंचेगा लंग में तो रिजल्ट क्या होगा? धीरे धीरे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का लेवल बढ़ेगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का लेवल कम हो जाएगा। यानी हार्ट से लंग को जाने वाला अशुद्ध रक्त जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पहुंचाया जाता है, उसी पल्मोनरी आर्टरी में जब कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, कोई रुकावट उत्पन्न हो जाए जिससे ब्लड के सप्लाई में दिक्कत होने लगे, रुकावट होने लगे, तो इसी को हम नाम देते हैं पल्मोनरी इम्बोलिज्म। अब यह अगर ये कंडीशन बन जाती है तो यह एक इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाती है और इसको अगर नियम से संगत इसका केयर न किया जाए, इसकी देखभाल, इसका प्रॉपर मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट अगर न किया जाए तो फिर रिजल्ट क्या होता है? व्यक्ति के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। इसी को कहते हैं पल्मोनरी इम्बोलिज्म। तो आप मतलब इसका समझ गए होंगे कि हृदय से यानी हृदय के राइट वेंट्रिकल से चला हुआ शुद्ध रक्त पल्मोनरी ट्रंक पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जब लंग में पहुंचता है, ये देखिए फिगर, यह है आर ए, यह है आरबी, यह है एल ए और यह है एल बी। तो यहां से जो ये पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू ये जो जा रहा है, ये देखिए आरबी से निकला हुआ पल्मोनरी ट्रंक पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये रही आपकी पल्मोनरी आर्टरी और ये रहा लंग। तो यहां से ये अशुद्ध रक्त चला और लंग में जाने के लिए इसके लिए जो रूट बना है वो है पल्मोनरी ट्रंक, फिर आगे जाकर के बाइफरकेट हो जाता है तो इसका नाम हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी। इसी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लेफ्ट लंग में, फिर इधर राइट लंग में ये अशुद्ध रक्त पहुंच करके शुद्ध होने की प्रक्रिया में चला जाता है। तो जब इसी रूट में कोई बाधा हो जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, इम्बोलस हो जाए, मान लीजिए यही हो गया, तो फिर रिजल्ट आप सोच सकते हैं क्या होगा। ये यहां से चला हुआ अशुद्ध रक्त प्रॉपर मात्रा में लंग में पहुंचने में फेल्योर हो जाएगा।
इसी को कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी पल्मोनरी आर्टरी में कोई रुकावट हो जाए, कोई थक्का बन जाए, तो इसको हम नाम देते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, अब इसमें कारण बताए गए हैं क्यों ऐसा हो जाता है। तो इसमें जो पहला कारण बताया गया वो है प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, यानी लंबे समय तक व्यक्ति अगर फिजिकल एक्टिविटीज से दूर है, यानी मूवमेंट नहीं हो रहा है उसके बॉडी में, तो ये इसका कारण हो सकता है। दूसरा कारण बताया गया एडवांस्ड एज, यानी बढ़ती हुई उम्र। अब बढ़ती उम्र का दोष ये है कि जो आर्टरी की दीवारें हैं उनकी इलास्टिसिटी, उनका जो लचीलापन होता है वो कम हो जाता है, दीवारें जो है हार्डन हो जाती हैं, और रिजल्ट क्या होता है, वहां पर एम्बोलिज्म बनने के, थ्रम्बस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बढ़ती उम्र भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार मानी जाती है। और क्या बताया गया, लॉन्ग बोन में फ्रैक्चर, यानी ये जो लंबे समूह की अस्थियां हैं इनमें अगर फ्रैक्चर हो जाए तो भी ये क्रिया बाधित होती है। और क्या, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर क्या है, जब ये रिटर्न वेनस ब्लड प्रॉपर मात्रा में इसमें नहीं पहुंचेगा आरए में, तो आरए से प्रचुर मात्रा, पर्याप्त मात्रा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आरबी में नहीं जाएगा। जब आरबी में नहीं जाएगा तो फिर लंग में नहीं जाएगा, तो जितना पहुंचेगा उतना का ही तो शुद्धिकरण होगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पर जगह जगह ये जो कंजेशन पैदा हो जाता है और हार्ट में प्रॉपर वेनस ब्लड का रिटर्न नहीं हो पाता है, इसको कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। अब मान लीजिए कि जैसा कि बताया गया है कि पर मिनट लगभग 5 लीटर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग में भेजा जाना चाहिए नॉर्मली, लेकिन हार्ट को अगर 3 लीटर ही ब्लड पहुंचा तो ये 3 लीटर ही तो भेजेगा। रिजल्ट क्या होगा, जहां 5 लीटर ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता वहां 3 लीटर ब्लड ही ऑक्सीजनेटेड होता है। जो शरीर के नॉर्मल फंक्शन के लिए जो सारे सिस्टम्स हैं उनका जो ब्लड, उनकी जो ब्लड सप्लाई जितनी होनी चाहिए वो कम लेवल पर होगी। रिजल्ट क्या होगा, वो अपने काम में, अपने एक्टिविटीज में, अपने फंक्शन को प्रॉपर तरीका से करने में फेल्योर हो जाएंगे। तो ये होता है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। अब आइए अगला कारण जो बताया गया वो है ओबीसीटी। ओबीसीटी क्या है, यह एक तरह का फैट एक्यूमुलेशन है, और जब बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है तो आदमी की तोंद निकल जाती है। तो वो क्या है, वो फैट है और बाकी कुछ नहीं है। तो अगर इसका भी शिकार है व्यक्ति, ओबीसीटी झेल रहा है, तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म इसका ये भी एक कारण हो सकता है। और अगला जो कारण बताया गया, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस डीप वेन थ्रम्बोसिस। उसकी हिस्ट्री लेने पर पता लगा कि पहले भी 2 बार इस तरह की डीप वेन थ्रम्बोसिस से वो पीड़ित रहा है, तो कहीं न कहीं ये भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए कारण बन सकता है। तो ठीक है, आपने देख लिया कि ये मुख्य रूप से 6 कारण इसके बताए गए। पहला बताया गया प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, दूसरा बताया गया एडवांस्ड एज यानी बढ़ती हुई उम्र, लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर, और वेनस रिटर्न का प्रॉपर न होना आरए में, और ओबीसीटी यानी फैट एक्यूमुलेशन बॉडी में ज्यादा होना। इस हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस डीप वेन थ्रम्बोसिस, और जो ये डीप वेन है इनमें पहले भी कभी उसको ये थ्रम्बोसिस की प्रॉब्लम हो चुकी है, यानी उनमें ये थ्रम्बस बन चुका है, पहले भी ऐसा हो चुका है। तो फिर अगर इस हिस्ट्री वाला व्यक्ति है तो उसके लिए पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस अधिक हो सकते हैं सामान्य रूप से दूसरे व्यक्ति के तुलना में। अब मान लीजिए एम्बोलिज्म हो चुका है, यानी पल्मोनरी आर्टरी में ये थक्का बन चुका है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, तो किस आधार पर करेंगे, तो ये तमाम लक्षण आपको दिखेंगे। इन लक्षणों के आधार पर आप उसकी आपातकालीन देखभाल की व्यवस्था करेंगे। तो लक्षण में सबसे पहले क्या दिखेगा, डिसिप्निया। डिसिप्निया क्या है, डिफिकल्ट ब्रीथिंग, यानी सांस लेने में काफी दिक्कतें उसको होगी। और क्या होगा, टैकीकार्डिया,
टैकीकार्डिया का मतलब हार्ट रेट उसका बढ़ा होगा, सामान्य से अधिक होगा, यानी मोर देन 100 बीट पर मिनट के रेट से उसका हार्ट बीट आपको मिलेगा। और क्या मिलेगा? टैकीपीनिया, यानी जो रेस्पिरेशन रेट है ये भी काफी बढ़ा हुआ है, जो नॉर्मल 12 से 20 तक माना जाता है, तो वो संख्या में अधिक होगा। और क्या मिलेगा? गहरी सांस लेते समय तेज चेस्ट पेन होगा। जब वो डीप इंस्पिरेशन करेगा तो उसके चेस्ट में सीवियर पेन की फीलिंग होगी। और क्या होगा? गर्दन की शिराओं का फूल जाना। ये जो गर्दन में जो मोटी मोटी वेन्स आप देखते हैं, ये मोटी हो जाएंगी, यानी उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वही तो होता है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, यही होता है। क्योंकि वहां ब्लड रुका हुआ है, इसलिए उसका डिस्टेंशन होना तो स्वाभाविक है, उसकी साइज का बढ़ना तो स्वाभाविक है। तो उसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, गर्दन की जो वेन्स हैं, नेक में जो वेन्स हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो डिस्टेंडेड दिखने लगती हैं, बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वो व्यक्ति कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में जा रहा है, उसका प्रॉपर जो वेनस रिटर्न है वो हो नहीं रहा है, तो ब्लड का कंजेशन वहां पर बढ़ेगा, तो उनमें डिस्टेंशन होगा। और क्या मिलेगा? रेस्टलेसनेस, यानी वो व्यक्ति दिमागी रूप से कंसंट्रेशन नहीं जुटा सकता है, वो काफी बेचैन होगा, उसे शांति नहीं कहीं मिलेगी। और क्या मिलेगा? व्याकुलता होगी। और क्या होगा? साइनोसिस होगा। ये साइनोसिस क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये शुद्ध होने के लिए ब्लड जो लंग में भेजा जा रहा है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि उसके रास्ते में ये जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा है उसमें रुकावट हो चुकी है, तो कम मात्रा में ही पहुंचता है। जितनी मात्रा में पहुंचेगा उतनी ही मात्रा का फिर वहां पर ऑक्सीजनेशन होगा, उनका शुद्धिकरण होगा। रिजल्ट क्या होगा? बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल घटेगा। जब ऑक्सीजन का लेवल घटता है तो फिर स्किन का कलर जो है ब्लूइश होने लगता है, इसी को कहते हैं साइनोसिस। जी हाँ, तो आपने ठीक सुना, ये 8 लक्षण जो प्रोमिनेंट है इनको बताया गया। पहला क्या है? डिसिप्निया, यानी उस व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होगी और उसका जो हार्ट रेट है बढ़ा होगा, उसका जो ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ा होगा। और जब वो डीप इंस्पिरेशन करेगा, गहरी सांस लेगा, तो उसके छाती में तेज दर्द की फीलिंग होगी। और गर्दन की शिराएं जो है, वेन्स हैं नेक की, वो काफी डिस्टेंडेड दिखेंगी। वो व्यक्ति रेस्टलेस होगा, बेचैन होगा, व्याकुल होगा। और ऑक्सीजन का लेवल घटने से उसके बॉडी का जो कलर है, स्किन का जो कलर है, वो ब्लूइश कलर का दिखने लगेगा। तो ये लक्षण अगर एक साथ कहीं मिलते हैं तो आप आंख मूंद करके मान लीजिए कि दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वह व्यक्ति पल्मोनरी एम्बोलिज्म का शिकार हो चुका है, यानी उसके पल्मोनरी यानी हार्ट से लंग में जो जाने वाली ब्लड सप्लाई है वो किसी रुकावट का शिकार हो चुकी है, और जितनी मात्रा में लंग में ब्लड जाना चाहिए वो पहुंच नहीं पा रहा है। किसके वजह से? किसी एम्बोलिज्म के वजह से। अब ये लक्षण यहाँ मिलते हैं तो आप मानिए कि वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म से पीड़ित व्यक्ति है। अब मान लीजिए वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का शिकार हो ही चुका है, तो फिर हमें एक मेडिको होने के नाते क्या करना चाहिए? एक नर्सिंग क्षेत्र में काम करने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसके लिए कुछ आपातकालीन देखभाल करना शुरू कर दें बिना विलंब किए हुए। देर करना उस व्यक्ति के जीवन के लिए घातक हो सकता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऐसे रोगी को शांत, जहां शोरगुल न हो, शोर शराबा न होता हो, शांत वातावरण हो, आरामदायक कंडीशन हो और हवादार जगह हो, ऐसे जगह पर ऐसे व्यक्ति को रख करके हमें उसकी देखभाल करने की जरूरत है। तो सबसे पहले सुविधा उसको हम क्या देना चाहेंगे कि जहां पर हमने रोगी को रखा हुआ है वो एटमॉस्फेयर, वो एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत हो और लग्जूरियस हो, आरामदायक हो, कंफर्टेबल हो और हवादार जगह हो, वेंटिलेशन अच्छा हो। तो ऐसी जगह पर ऐसे व्यक्ति को रखने से उसे आराम मिलता है। और क्या करना चाहिए? कृत्रिम ऑक्सीजन का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि आप देखते हैं आजकल यह कृत्रिम ऑक्सीजन का प्रयोग काफी प्रचलन में है। हॉस्पिटल में जाएंगे तो बहुत सारे पेशेंट के
बेड के पास आप ये देखेंगे कि ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ है। और क्या करना चाहिए? तो हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का प्रयोग करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? एबीजी एनालिसिस जरूर कर लेना चाहिए। एबीजी क्या है? आर्टेरियल ब्लड गैस, यानी रक्त में गैस यानी O2 CO2 का लेवल क्या है, इसकी मॉनिटरिंग, इसका एनालिसिस हमें जरूर करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? एंटीकोआगुलेंट ड्रग्स जैसे हिपेरिन, वारफरिन आदि का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये एंटीकोआगुलेंट क्या है? ये ऐसे ड्रग का एक समूह है जिसका प्रयोग करने से रक्त जो है थोड़ा पतला होने लगता है। जब पतला होगा तो क्लॉट बनने के चांसेस थोड़ा कम हो जाएंगे। तो इस तरह के ड्रग जिनको हम एंटीकोआगुलेंट कहते हैं, यानी ऐसे फैक्टर जो थक्का बनने से रोकने का काम करते हैं, जब ब्लड पतला होगा तो थक्का बनने का चांस कम हो जाएगा। तो जैसे हिपेरिन है, वारफरिन है, मार्केट में और भी बहुत सारे ब्रांडेड नेम हैं जिनके सर्च करने पर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह के एंटीकोआगुलेंट ड्रग का हमें यूज अवश्य करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? कुछ थ्राम्बोलाइटिक ड्रग्स हैं। थ्राम्बोलाइटिक का मतलब थ्राम्बस प्लस लाइटिक। थ्राम्बस मीन्स रक्त का थक्का और लाइटिक मीन्स तोड़ने वाला, लाइसिस। तो ऐसे ड्रग्स भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, मार्केट में मिल जाएंगे, जो थ्राम्बस को छिन्न भिन्न कर तोड़ने का काम करते हैं, जैसे रीटाप्लेज या स्टेप्टोकाइनेज का प्रयोग। तो ये ड्रग ऐसे हैं जो थक्के को, थ्राम्बस को तोड़ने का काम करते हैं। तो इनका प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए ताकि थ्राम्बस या थक्का को डिसॉल्व किया जा सके, यानी उन्हें तोड़कर छिन्न भिन्न किया जा सके। तो ये रहा पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो एक इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति पैदा कर देता है। तो इसे हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, ऐसे पीड़ित व्यक्ति का केयर हमें कैसे करना चाहिए, इन तमाम बातों पर हमने चर्चा कर लिया। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो हम सरसरी तौर पर एक बार और इसको रिपीट कर देना चाहेंगे। यानी हृदय से जो अशुद्ध रक्त लंग में शुद्ध होने के लिए भेजा जाता है, तो वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू भेजा जाता है। यदि इस आर्टरी में कोई एम्बोलिज्म हो जाता है, कोई थक्का बन जाता है, तो फिर उस ब्लड का यहाँ पर पहुंचना बाधित होने लगता है। रिजल्ट क्या होता है? वह व्यक्ति पल्मोनरी एम्बोलिज्म का शिकार हो जाता है और ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म उसके जीवन में एक आपातकालीन स्थिति पैदा कर देता है। अगर इसका समय रहते उचित ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट न दिया जाए तो उस व्यक्ति की जान को भी खतरा हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। इसके कारणों में बताया गया कि प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, यानी इनएक्टिव फिजिकल एक्टिविटी से दूर रहने वाला व्यक्ति अगर लंबे समय तक इस कंडीशन में है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस बन सकते हैं। दूसरा कारण बताया गया एडवांस एज, ये बढ़ती हुई उम्र भी इसका कारण हो सकती है। और लॉन्ग बोन फ्रैक्चर, ये जो लंबे समूह की अस्थियां हैं, इनमें अगर कहीं फ्रैक्चर हो जाता है, ये भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म का कारण हो सकता है। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, यानी कंजेशन, वेन्स का जो ये रिटर्न, वेनस रिटर्न ब्लड होता है, उनमें कहीं अगर कंजेशन हो गया और ये जितना वेनस ब्लड प्रॉपरली होना चाहिए लगभग 5 लीटर, वो न हो पाता है, तो फिर व्यक्ति जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कंडीशन में जा सकता है। ओबेसिटी इसका एक बहुत ही प्रमुख कारण है, मोटापा जिसको आप तोंद निकलना कहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में इसके चांसेस अधिक होते हैं, वो रिस्क जोन में होता है। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस डीप वेन थ्राम्बोसिस, पहले भी अगर इस व्यक्ति को ऐसे कभी थ्राम्बोसिस की प्रॉब्लम वेन में हो चुकी है तो वह भी फिर रिस्क जोन में होता है और दूसरे की कंपेरेटिवली इसमें ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस अधिक होते हैं। लक्षण में आपको क्या मिलेगा? डिसिप्निया, यानी डिफिकल्ट ब्रीथिंग होगी, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी और उसका जो हार्ट रेट है वो मोर देन 100 बीट पर मिनट टैकीकार्डिया कंडीशन में होगा। टैकीपीनिया यानी इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट,
ये जो सांस लेने का पर मिनट का रेट है 12 से 20 टाइम्स पर मिनट, तो ये भी बढ़ा होगा, अधिक होगा, 20 से ऊपर होगा। और क्या होगा, उस व्यक्ति से कहिए कि थोड़ा डीप इंस्पिरेशन करिए, गहरी सांस लीजिए, तो नहीं ले पाएगा, क्योंकि अगर ऐसा वो करता है, डीप इंस्पिरेशन करता है, गहरी सांस लेता है, तो उसके छाती में असह्य दर्द की फीलिंग होने लगती है। और क्या होगा, गर्दन की शिराओं का फूल जाना। जब वेनस ब्लड कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर की कंडीशन में व्यक्ति है, प्रॉपर वेनस ब्लड नहीं हो रहा है, वेन का ब्लड रुक रहा है रास्ते में कहीं, तो उसमें कंजेशन बढ़ेगा। रिजल्ट क्या होगा, ये जो वेन्स हैं ये डिस्टेंडेड हो जाएंगी, फूल जाएंगी। और क्या होगा, वह व्यक्ति काफी रेस्टलेस होगा, व्याकुल होगा, और ऑक्सीजन की कमी होने से उसके बॉडी का जो कलर है वो डिस्कलर यानी ब्लूइश कलर का होने लगेगा। तो ये तमाम लक्षण जहां मिलते हैं, ये निश्चित रूप से इंडिकेट करते हैं कि वह व्यक्ति पल्मोनरी एम्बोलिज्म का शिकार हो चुका है। अगर हो ही गया है तो उसे हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले उस रोगी को शांत जगह पर, जहां उचित हवादार जगह हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, शोरगुल न होता हो, वो जगह बिल्कुल उसके लिए आरामदायक हो, ऐसे कंडीशन में, ऐसे एटमॉस्फेयर में, ऐसे इन्वायरमेंट में उस व्यक्ति को, रोगी को लिटाना चाहिए, रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए, ये जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है, यानी उसे ऑक्सीजन देना स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि उसे डिफिकल्ट ब्रीथिंग से थोड़ा आराम मिले। और क्या करना चाहिए, ये आर्टेरियल ब्लड में गैस का जो एनालिसिस है ये हमें करना चाहिए, यानी O2 CO2 का लेवल एट प्रेजेंट क्या है, इसकी एनालिसिस कर लेनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, एंटीकोआगुलेंट ड्रग जैसे हिपेरिन, वारफरिन आदि का प्रयोग करना चाहिए। ये एंटीकोआगुलेंट क्या है, ये वो ड्रग्स होते हैं जो ब्लड को हमारे बॉडी में थोड़ा पतला करने का काम करते हैं। जब ब्लड पतला होता है तो थक्का बनने के चांस कम हो जाते हैं, जैसे हिपेरिन है, वारफरिन है, और भी मार्केट में तमाम नाम हैं जिनको आप लेकर के यूज कर सकते हैं। और क्या करना चाहिए, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग जैसे रिचाप्लेज, स्टेप्टोकाइनेज आदि का प्रयोग करना चाहिए, ताकि ये थ्राम्बस को छिन्न भिन्न करने वाले ड्रग हैं। ये करता क्या है, ये जो थ्राम्बस या थक्का बन चुका है उसको डिजॉल्व कर देते हैं, उसको छिन्न भिन्न कर देते हैं, जिससे व्यक्ति को राहत मिलती है। तो ये रहा पल्मोनरी एम्बोलिज्म का इमरजेंसी केयर। अब हम अगले वीडियो में फिर दूसरी कोई प्रॉब्लम, स्वास्थ्य समस्या लेकर के कोई आपातकालीन केयर, इमरजेंसी केयर के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप हमारी वीडियो कंटिन्यूटी में पढ़ते हैं तो इसका लाभ है, अगर डिसकंटिन्यूटी करते हैं तो फिर आपका नुकसान है, मेहनत भी आपकी बेकार जाएगी। तो पढ़ना है तो कंटिन्यूटी में पढ़ते रहिए, क्योंकि फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कोई इमरजेंसी हम लाएंगे और उस पर आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे।